नमस्कार दोस्तों, दुमकर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। आपने जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस देखा होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें से पार्ट बी में 6 सब्जेक्ट हैं। उसमें से हम RSR और GFR करने वाले हैं। इनको फुल डिटेल से करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा करवाऊंगा मैं। जितना हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, कम से कम टाइम लगाएंगे, टाइम को वैल्यू समझेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। और मैं आपको आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर दिन आपको क्लास मिलती रहेगी, वीडियो मिलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी मांग होगी उसमें जो भी आपको कमी लगे बता देना, जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके डाउट का निस्तार किया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियम, GFAR, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। इसके 3 भाग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 सामान्य वित्तीय नियम, पार्ट 2 भंडार क्रय नियम, पार्ट 3 है वित्तीय संपत्तियों का प्रत्यायोजन। जिसमें ये 2 पार्ट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 1 में भी 20 अध्याय है, पार्ट 1 में 20 अध्याय है, उसमें से हमारे सिलेबस में केवल 8 अध्याय है। अध्याय फर्स्ट, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 14 और अध्याय 17। केवल 8 अध्याय ही हमारे सिलेबस में है और केवल यही हमें पढ़ने हैं, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 1 प्रस्तावना, नियम 1 से 4। अध्याय 2 वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, नियम 5 से 6। अध्याय 3 राजस्व एवं प्राप्तियां, नियम 21 से 41, नियम 21 से 41 है। अध्याय 4 सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, अभिरक्षा तथा कोषागार में भुगतान, नियम 42 से 60। अध्याय 5 स्वीकृतियों की शक्तियां, नियम 61 से 73। अध्याय 6 नियम 74 से 124। अध्याय 6 भुगतान, नियम 74 से 124। अध्याय 14 प्रतिदाय मतलब रिफंड, रिफंड व विविध व्यय, नियम 252 से 258। अध्याय 17 सहायता अनुदान, नियम 279 से 293। तो इनका हम फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे और इतना आसान बना लेंगे इन नियमों को, जिसको भी ये नियम याद नहीं रहे मेरी पूरी क्लासें देख लेना, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और पूरे एकदम कंठस्थ कर लेंगे। मैंने बहुत इसको शॉर्ट कर दिया है, पहले तो ये बहुत हार्ड थे। अपने हस्तलिखित नोट से या PDF से कैसे भी बनाऊंगा, अपने तैयार करके एकदम पूरे सरल कर दिया है। आपको जैसे ही आपने क्लासें देखेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, कंठस्थ हो जाएंगे और बाद में हम रिवीजन भी कर लेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। GFAR क्या है? GFAR राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है। GFAR के राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है, जो लागू किन पर होते हैं? अधीनस्थ प्राधिकारियों पर उनके किए गए उनको सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में, आवश्यक निधि प्राप्त करने में तथा खर्च करने में उन पर अधीनस्थ अधिकारियों पर ये नियम लागू होते हैं। अध्याय 1, अध्याय 1 प्रस्तावना। आज हम अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें नियम है 1 से 4 तक है। नियम 1, नियम 1 प्रस्तावना, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम।
राज्यपाल द्वारा दिए गए कार्यकारी आदेश जिनका राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए धन की सुरक्षा और व्यय में पालन किया जाना चाहिए। धन की सुरक्षा और व्यय में पालन किया जाना चाहिए। सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं धन के मामले में यह नियम कोषागार नियम के पूरक है। ये नियम कोषागार नियम के पूरक है। कोषागार नियम के पूरक है। नियम 1 तो इतना ही है। नियम 2 में परिभाषाएं दी गई है। नियम 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं हैं हमारे 2:34 तक, 2:1 से लेके 2:34 तक परिभाषाएं हैं। तो हम परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं। नियम 2 में परिभाषाएं। नियम 2 एक मालेकाकार अकाउंटेंट जनरल एजी। तो मालेकाकार से आशय है लेखा और लेखा परीक्षा या लेखा के कार्यालय प्रमुख से है। मालेकाकार से आशय लेखा और लेखा परीक्षक के कार्यालय प्रमुख से हैं। और अकाउंटेंट जनरल एजी, अकाउंटेंट जनरल नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनका कार्यालय है जयपुर। कार्यालय जयपुर है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मालेकाकार के इन नियमों में जहां भी मालेकाकार शब्द का प्रयोग किया हुआ है उसका तात्पर्य मालेकाकार राजस्थान होगा। इन नियम जहां भी मालेकाकार शब्द का प्रयोग कहीं पे भी आ जाए पूरे नियम में तो उसका तात्पर्य मालेकाकार राजस्थान होगा। हम देखते हैं आगे मालेकाकार के कार्य। मालेकाकार के कार्य क्या है? मालेकाकार कार्य राजस्थान सरकार के खातों को रखता है। राजस्थान सरकार के खातों को, सभी खातों को मालेकाकार ही देखता है। सरकार के आय और व्यय को देखता है और नियंत्रण बनाए रखता है। और ये नियंत्रण बनाए रखता है। कोषागार से प्राप्त वाउचर एवं चालानों, जो कोषागार से प्राप्त होते हैं वाउचर और चालान, तथा पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, सिंचाई विभाग व वन विभाग के खंडों से प्राप्त संकलित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के मासिक लेखे तैयार करता है। राजस्थान सरकार के मासिक लेखे तैयार करता है। और क्या करता है मालेकाकार? सरकारी कंपनियों की ऑडिट करना, सीएजी की राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। सीएजी सेंटर के उनकी जो राज्य की अंकेक्षण रिपोर्ट है वो तैयार करके मालेकाकार ही सीएजी को देता है। तो ये हो गए सीएजी की कार्य। एक बार दोबारा देखते हैं। राजस्थान सरकार के खातों को रखता है, सरकार के आय और व्यय को देखता है, कोषागार से प्राप्त वाउचर एवं चालानों तथा पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, सिंचाई विभाग एवं वन विभाग के खंडों से प्राप्त संकलित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के मासिक लेखे तैयार करता है, सरकारी कंपनियों की ऑडिट करता है और सीएजी की राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। ये हो गए मालेकाकार। 2:1 में महालेखाकार की परिभाषा दी गई है। अब आगे चलते हैं। 2:2 विनियोग। निर्धारित व्यय को किए जाने के लिए आवंटित राशि की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित की गई निधि विनियोग कहलाती है। मतलब निर्धारित व्यय को किए जाने के लिए आवंटित राशि की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित की गई निधि निर्धारित व्यय वो क्या कहलाती है? विनियोग कहलाती है। 2:3 बैंक। 2:3 बैंक। बैंक से तात्पर्य है भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा जो भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करती है वो बैंक को कहलाएगी। जो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार है वो बैंक कहलाएगी। एसबीआई एक्ट 1959 की सेक्शन 2 में परिभाषित सहायक बैंक की कोई भी शाखा जो एसबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है, जिसको सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया है, वो बैंक की परिभाषा में शामिल है। और आरबीआई द्वारा चुनित कोई भी बैंक की शाखा वो बैंक की परिभाषा में शामिल है।
बैंक की परिभाषा में स्टेट बैंक की कोई भी शाखा जो भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट है। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार है। एसबीआई एक्ट 1959 की सेक्शन 2 में परिभाषित सहायक बैंक की कोई भी शाखा जो एसबीआई के एजेंट के रूप में काम करती हो, जिनको सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया है, वो शामिल है बैंक में परिभाषा में। और आरबीआई द्वारा चुनित कोई भी बैंक की शाखा ये बैंक में शामिल है। 2-3 बैंक तक तो हमने कितनी परिभाषाएं की अभी तक? 3 परिभाषाएं, भूलना नहीं है पीछे से भी। तो हमने सबसे पहले कौन सी की? 2-1 में मालिकाकार, 2-2 में विनियोग, 2-3 में बैंक, 2-3 ए में ई फोकल पॉइंट ब्रांच दिया हुआ है। 2-3 ए में ई फोकल पॉइंट, ई फोकल पॉइंट, ई फोकल पॉइंट ब्रांच, ई फोकल पॉइंट ब्रांच, ई फोकल। किसी बैंक की कोई शाखा जिसको ई फोकल पॉइंट बनाया गया हो वही ई फोकल पॉइंट ब्रांच होगा। ई फोकल पॉइंट ब्रांच का काम क्या होगा? ये सटीक लेखांकन करेगा और संग्रह की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रतिदिन ई कोषागार को भेजेगा। संग्रह की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रतिदिन ई कोषागार को भेजेगा। 2-4 सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी सरकार द्वारा कोई भी अन्य प्राधिकरण है, सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण है जिसे सरकार द्वारा इन नियमों से संबंधित शक्तियां दी जा सकती है, वही सक्षम प्राधिकारी है। 2-5 सीएजी। सीएजी भारत सरकार का सीएजी अनुच्छेद 148 में जो बनाए जाते हैं राज्य राष्ट्रपति द्वारा, वही सीएजी इस अधिनियम में सीएजी की परिभाषा में है। राज्य की संचित निधि 2-6 में राज्य की संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित निधि संचित निधि है। और संचित निधि में राज्य की संचित निधि 266(1) इसमें शामिल क्या क्या है? राजस्थान सरकार के प्राप्त सभी राजस्व है। राजस्थान सरकार के प्राप्त सभी राजस्व है। ट्रेजरी बिल जारी करके सरकार द्वारा जुटाए गए सभी राजस्व है। सरकार के ऋण पूंजी अग्रिम ये राज्य की संचित निधि में शामिल है। 2-6 तक कर लिया हमने राज्य की संचित निधि। फिर से रिवाइज करते हैं। 2-1 में क्या किया? मालिकाकार। 2-1 में मालिकाकार। 2-2 में विनियोग। 2-3 में बैंक। 2-4 में सक्षम अधिकारी। 2-5 में सीएजी। 2-6 में संचित निधि। 2-7 में संविधान। संविधान भारत के संविधान ही। 2-8 में राज्य की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि 267(2) अनुच्छेद 267(2) में परिभाषित निधि राज्य की आकस्मिक निधि होगी, जिसमें विधि द्वारा निर्धारित विभिन्न राशियां समय समय पर जमा की जाए तथा उस निधि में से अग्रिम रूप से धन दे सकने के लिए राज्यपाल सक्षम हो। यह अग्रिम आवंटन संविधान के अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के दिन राज्य विधानमंडल द्वारा बाद में अनुमोदित कर दिए जाने की शर्त पर किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि में से जो खर्च किया जाता है वो बाद में अनुच्छेद 205 और 206 में से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने की शर्त पर ही खर्च किया जाएगा, ऐसे खर्च नहीं किया जा सकता है। धारा आगे 2-9 में नियंत्रक अधिकारी। 2-9 में नियंत्रक अधिकारी विभागाध्यक्ष या अन्य विभागीय अधिकारी जिसे विभाग के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय और राजस्व संग्रहण को नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो। नियंत्रण अधिकारी जिसको अधिकार दिए गए हो। नियंत्रण अधिकारी विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, नियंत्रण अधिकारी या अन्य विभागीय अधिकारी जिसे विभाग के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय और राजस्व संग्रहण को नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, वही नियंत्रण
अधिकारी होगा। हम पढ़ चुके हैं 2-9 तक। 2-9 नियंत्रण अधिकारी। 2-10 विस्तृत शीर्ष। 2-10 विस्तृत शीर्ष सरकार के अनुदान मांगों के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई या कोई हेड जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के नियंत्रण में धन रखा जाता है वो विस्तृत शीर्ष होता है। जिस अधिकारी के नियंत्रण में धन रखा जाता हो वो विस्तृत शीर्ष होता है। आपको समझ में तो आ रहा होगा, एकदम जितने हो सकते उतने सरल किया है मैंने। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके उतना जो भी आपके ध्यान में जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसको ये शेयर करना, ताकि हर विद्यार्थी तक फ्री में पहुंच हो सके और एकदम सरल तरीके से उनको बताना कि एकदम सरल तरीके से करके पढ़ा दिए हैं। अब कहीं से भी पेड में कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग कई अलग अलग दे रहे हैं, कोई कैसे दे रहे हैं, आपको कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा हमेशा क्लास में बने रहना, आपको मैं पूरे एकदम सरल करके पूरे नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। हमारा धूमकर क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पीडीएफ भी ले लेना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। धारा 211 आहरण एवं वितरण अधिकारी, डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडीओ डीडीओ हम आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। डीडीओ पढ़ेंगे, बहुत सारा डीडीओ पढ़ेंगे। डीडीओ के बहुत सारे कार्य होते हैं। 211 में है आहरण एवं वितरण अधिकारी, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर। एक कार्यालय प्रमुख या उसके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय प्रमुख के अधीन काम कर रहा हो उसके द्वारा इन नियमों के तहत हस्ताक्षर करने, वेतन भत्ते बिल बनाने तथा तय नियमों में भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया हो वही ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर डीडीओ होगा। मतलब एक कार्यालय प्रमुख है, वो खुद भी हो सकता है या उसके अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय प्रमुख के अधीन काम कर रहा है। जो कार्यालय प्रमुख के अधीन या कार्यालय प्रमुख खुद हो सकता है या उसके अधीन कोई राजपत्रित अधिकारी है, उसको बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए, भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। जब कोई विभागाध्यक्ष स्वयं इस कार्य को करता है तो वह इस परियोजना के लिए डीडीओ कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब कोई कार्यालय प्रमुख है तो वो आप बिल पे साइन करता है तो वो खुद डीडीओ कहलाएगा। उसके नीचे अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी है, वो बिल निकाल राजपत्रित अधिकारी को उसका कार्य सौंप दिया है बिल पर साइन करने का और करने का, वह करने का, तो वो डीडीओ कहलाएगा। अगर विभागाध्यक्ष ये बिल निकालने का, बिल पर साइन करता है तो वो उस टाइम विभागाध्यक्ष डीडीओ कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जिस प्रकार एक स्कूल में प्रधानाचार्य होते हैं तो वो होते हैं कार्यालय प्रमुख, तो वो अपने अधीन किसी दूसरे फर्स्ट ग्रेड टीचर को जो राजपत्रित अधिकारी है उसको अपना बिल लिखने का काम सौंप देते हैं, बिलों पर हस्ताक्षर करने का, आहरण करने का काम सौंप देते हैं, वो डीडीओ कहलाएंगे। जब प्रिंसिपल साहब आप किसी बिल पर हस्ताक्षर करेंगे मतलब तो वो डीडीओ कहलाएंगे। अगर विभागाध्यक्ष या शिक्षा निदेशक वो किसी बिल पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो उस समय वो डीडीओ कहलाएंगे। इस प्रकार डीडीओ जो बिल पर हस्ताक्षर करने वाला होगा वही उस समय डीडीओ कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं। 212 वित्त विभाग। वित्त विभाग तो वित्त विभाग राजस्थान से है ये। 213 वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 214 राजपत्रित अधिकारी। 214 राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी वो है जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हों
राजस्थान सिविल नियम 1958 की अनुसूची 1 में शामिल हो, अनुसूची 1 में शामिल हो। और सरकारी कर्मचारी जो राजपत्रित पद पर नियुक्त हो वो भी राजपत्रित अधिकारी होंगे, और किसी अनुबंध के तहत किसी व्यक्ति को राजपत्रित घोषित किया गया हो वो भी राजपत्रित होंगे, मतलब राजपत्रित अधिकारी। 2(14) में परिभाषा दी गई है। राजपत्रित अधिकारी में कौन कौन से शामिल होंगे? अखिल भारतीय सेवा के जो IAS है, IPS है, वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। एक राजस्थान सिविल नियम 1958 की अनुसूची 1 में शामिल सेवा है वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। किसी सरकारी कर्मचारी जो राजपत्रित पद पर नियुक्त है वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। और किसी अनुबंध के तहत, किसी संविदा के तहत किसी व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया गया है वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा कितने नंबर में है? 2(14) में। 2(15) में है सरकार, राजस्थान सरकार से तात्पर्य है सरकार। 2(16) में है राज्यपाल, राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल है। 2(17) में विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष GFAR के परिशिष्ट 8 में, विभागाध्यक्ष GFAR के परिशिष्ट 8 में। प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए HOD बनाया जाता है। पूरे विभाग में वित्तीय शक्तियों और प्रशासनिक शक्तियों के उपयोग के लिए HOD बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, निदेशक शिक्षा विभाग। निदेशक शिक्षा विभाग क्या है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOD है, तो वो होगी विभागाध्यक्ष 2(17) में। आगे देखते हैं 2(18), 2(18) है कार्यालय अध्यक्ष। कार्यालय अध्यक्ष नियम 3 के तहत विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष द्वारा घोषित कार्यालय अध्यक्ष होंगे। 2(19) में स्थानीय निधि, 2(19) में स्थानीय निधि, स्थानीय निधि सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकरण या स्थानीय संस्था जो किसी अधिनियम के तहत सरकार के नियंत्रण में हो वही स्थानीय। 2(20) में स्थानीय निधि, 2(20) में स्थानीय निधि है। 2(19) में स्थानीय निकाय है। 2(20) में स्थानीय निधि है, 2(19) में स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत है प्राधिकरण या स्थानीय संस्था जो किसी अधिनियम के तहत सरकार के नियंत्रण में हो वही स्थानीय निकाय है। 2(19) में हो गया स्थानीय निकाय, 2(20) में है स्थानीय निधि। 268(2) में परिभाषित निधि होगी कौन सी? स्थानीय निधि। GFAR के नियम 268(2) में परिभाषित है। आगे बढ़ेंगे हम। परिभाषित निधि होगी स्थानीय निधि। स्थानीय निकाय द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि कहलाती है। जो भी हमारे स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, तो उनके द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि कहलाता है। उनके द्वारा अर्जित जो भी राजस्व होगा वो स्थानीय निधि कहलाएगा। स्थानीय निधि, स्थानीय निकाय द्वारा अर्जित जो भी राजस्व होगा वो स्थानीय निधि कहलाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे 2(20) तक ही, बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप धुंकर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धुंकर क्लासेज नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर इसकी PDF मिल जाएगी, उसको कर लेना। चलो हम इसको आज जितना पढ़ा है उसको शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार की 2(1) माले का कार, 2(2) 2(2) विनियोग, 2(2) विनियोग, 2(3) बैंक, 2(3) बैंक, 2(4) सक्षम अधिकारी, 2(4) सक्षम अधिकारी, 2(4) सक्षम अधिकारी, 2(5) CAG, 2(5) CAG, 2(6)
संचित निधि, 2.7 संविधान, 2.8 आकस्मिक निधि, 2.9 नियंत्रण अधिकारी, 2.9-10 विस्तृत शीर्ष। बाद में आगे पढ़ा हमने 2.11 डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्प्यूटिंग ऑफिसर है। आगे हमने पढ़ा 2.12 वित्त विभाग, 2.12 वित्त विभाग, 2.13 वित्त वर्ष, 2.13 पढ़ा हमने वित्त वर्ष है। आगे हमने पढ़ा 2.14 में है राजपत्रित अधिकारी है। 2.15 में है सरकार है। 2.16 में है राज्यपाल है। 2.16 में है राज्यपाल है। 2.17 में विभागाध्यक्ष, 2.17 में पढ़ा हमने विभागाध्यक्ष है। 2.18 में पढ़ा हमने कार्यालय अध्यक्ष है। 2.18 में कार्यालय अध्यक्ष है। 2.19 में हमने पढ़ा स्थानीय निकाय। 2.20 में पढ़ लिया हमने स्थानीय निधि। इस प्रकार हमने 2.20 तक पढ़ लिया है। इनको कल दोबारा रिवाइज करेंगे और आगे कल पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, नमस्कार।